गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वल्चर्स एंड पब्लिक हेल्थ। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वल्चर्स को ऑफ्टन ओवरलुक किया जाता है पैंडेमिक प्रिपरेडनेस की डिस्कशंस में, जबकि वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली साउथ एशिया की पब्लिक हेल्थ के बारे में देखें, क्योंकि ये नेचर के मोस्ट एफिशिएंट वेस्ट मैनेजर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन है वो ख़त्म हो रहा है अभी 2025 में, जो कि वाइटल है हमारी पैंडेमिक प्रिपरेडनेस के लिए। इसका नेक्स्ट फेज़ शुरू हो रहा है। तो जो कारकैसेस होते हैं, जो मतलब डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको ये कंज्यूम कर लेते हैं जल्दी से जल्दी एनिमल्स की, और उसकी वजह से जो है जूनोटिक डिसीजेज जो है वो स्पिल ओवर उनका नहीं हो पाता है। तो काइंड ऑफ ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं डिसीज सर्वेलेंस में, कैरकस मैनेजमेंट में भी। अब वल्चर्स की जो है वल्चर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज कॉस्ट इफेक्टिव पैंडेमिक प्रिवेंशन टूल्स। ठीक है। तो बहुत सी सेंचुरीज से वल्चर्स जो हैं वो नेचर का क्लीन अप क्रू की तरह काम कर रहे हैं। इंडिया के पास एक टाइम पर 40 मिलियन वल्चर्स होते थे, लेकिन अब 1990 से जो है नंबर्स बहुत कम होकर 95% से भी कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिक्लोफेनेक एक ड्रग होता है, पेन किलर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। डिक्लोफेनेक की वजह से जो है ये ड्रग्स की वजह से जो है मर रहे हैं। ठीक है। तो एक ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज है ये हमारे लिए। इंडिया के वल्चर्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी पार्ट हैं, जो कि मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग रैप्टर्स लाइक वल्चर्स। तो ये जैसे जैसे बर्ड्स मूव होते हैं, तो ये अपने साथ साथ इकोसिस्टम्स को भी मूव कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और डिसीज़ रिस्क भी अक्रॉस बॉर्डर्स जो है वो लिंक हो जाता है। तो CAF जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉट जस्ट बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर, बट ऑल्सो पब्लिक हेल्थ कॉरिडोर। तो वल्चर प्रोटेक्शन जो है वो रेयरली इंटीग्रेट होता है इनटू वन हेल्थ स्ट्रेटजीज, जो लिंक करती हैं ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को। इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट्स जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम पावर लाइंस और पॉइजनिंग फ्रॉम टॉक्सिक वेटरनरी ड्रग्स जो है वो अभी तक अनएड्रेस्ड रहा है। ठीक है। तो इंडिया की जो पोस्ट 2025 वल्चर स्ट्रेटजी है वो 5 की पिलर्स पर फोकस करती है: नेशन वाइड सैटेलाइट टेलीमेट्री, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन और कम्युनिटी स्टीवर्डशिप। तो ये मेजर्स जो है वो कंजर्व करेंगे वल्चर्स को एज की स्टोन स्पीशीज़, और ये जो है वो कंजर्वेशन से रिकवरी और रिजिलियंस की तरफ फोकस कर रही है हमारा शिफ्ट। ठीक है। तो इंडिया के पास यूनिक चांस है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो पैंडेमिक प्रिवेंशन के लिए भी जरूर काम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो एक्सप्लोर कर रही है आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग को डीजल के साथ, जैसे जैसे आफ्टर जो है वो एथनॉल ब्लेंडिंग जो है वो ट्रायल्स डीजल के साथ जो है ब्लेंडिंग में फेल हुए हैं। तो आइसोब्यूटेनॉल क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं इसे। क्लियर कलरलेस लिक्विड है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर होती है, बहुत ही कम ये सॉल्युबल होता है वाटर में, वेरी फ्लेमेबल है, वेपर्स इसके जो हैं हैवियर देन एयर होते हैं, तो ये अननोटिस्ड अलोंग द ग्राउंड रहता है। ठीक है। तो स्किन कांटेक्ट, इंजेक्शन या इनहेलेशन जो है अगर कर लेते हैं ह्यूमन, तो ये हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए, और सिवियर आई डैमेज भी कर सकता है। इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में। इवन कुछ फूड्स में नेचुरली भी अकर होता है, तो इसको एज अ अप्रूव्ड फूड एडिटिव भी माना जाता है। आइसोब्यूटेनॉल जो है वो इसका एज अ बायोफ्यूल भी यूज़ होता है। ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम प्लांट्स, और इसको एथेनॉल से बनाया जा सकता है यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अगर हम इसको कंपेयर करें एथेनॉल के साथ, तो आइसोब्यूटेनॉल फीचर जो है फीचर करता है हायर हीटिंग वैल्यू। आइसोब्यूटेनॉल जो है वो लेस कोरोसिव है देन एथेनॉल, और मच लेस हाइग्रोस्कोपिक है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम 5 एयरपोर्ट्स पर। ये एक इनिशिएटिव है स्पीड अप करने के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस का फॉर एलिजिबल पर्सनस फ्रॉम जो कि इंडियन नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग OCI कार्ड्स हो सकते हैं। इसको पहले लॉन्च किया गया था दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में 2024 में। पर्पज़ इसका है फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल मोबिलिटी। ओके। तो FTI TTP जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन ऑन द पोर्टल बाय फाइलिंग देयर डिटेल्स, और अपलोड करने होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स।
बायोमेट्रिक्स जो है वो FRROs पे जाके कलेक्ट होने रजिस्टर करने होते हैं। वैलिड तो कब तक रहता है, जब तक पासपोर्ट की एक्सपायरी नहीं होती या फिर 5 साल तक। और ये फैसिलिटी अभी तक 13 एयरपोर्ट्स पर एक्सटेंड की जा चुकी है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कारबोरो शोल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है चाइना ने जो अनाउंसमेंट की है नेचर रिजर्व बनाने की साउथ चाइना सी में एट डिस्प्यूटेड स्कारबोरो शोल। स्कारबोरो शोल जो है वो डिस्प्यूटेड अटोल है साउथ चाइना सी में। इसको चाइना और फिलीपींस दोनों क्लेम करते हैं। तो चाइना जो है वो इसको वांग्यान आइलैंड कहता है। फिलीपींस जो है इस एरिया को ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी जो है वो क्लेम करता है। इसको कंसिडर किया जाता है विद इन द फिलीपींस 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 1982 के यूएन क्लॉज के अंडर ये फिलीपींस को अलॉटेड है और ये प्रोडक्टिव फिशिंग एरिया है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो है फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, इनको कंडक्ट किया जाने वाला है अगले साल में। तो ये जो है अगर हम DIS के बारे में देखें, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वे है ये हाउस होल्ड फाइनेंस के लिए। इसके ओरिजिन हम जो देख सकते हैं ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे के टाइम पर से थे। NSO ने जो कंडक्ट किया AIDS रफली तब से अभी तक हर डेकेड में एट द रिक्वेस्ट ऑफ RBI। क्रिटिकल डेटा है ये हाउस होल्ड इंडेटनेस के लिए। तो इसकी फाइंडिंग्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल होती हैं हमारे नेशनल अकाउंट्स को शेप करने के लिए, इनइक्वालिटी को असेस करने के लिए असेट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसको कंडक्ट किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का 2003 में लॉन्च हुआ था। इकोनॉमिक कंडीशंस बताता है ये फार्मिंग कम्युनिटीज़ की। सभी तरह के एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स कवर होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स देता है इनटू लाइवलीहुड्स ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, नीति आयोग, रिसर्चर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको यूज़ करते हैं इस डेटा को पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स शेप करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइटेंड कंसर्न्स हैं इन रिसेंट डेज में अबाउट द मिस यूज़ ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फॉर इलिसिट एक्टिविटीज़। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करता है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के बीच में। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। सेविंग, इन्वेस्टिंग, लैंडिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन प्रोटोकॉल्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू। एक डिजिटल वॉलेट होता है जो कि गेटवे की तरह सर्व करता है। और कोई बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं इंटरमीडियरीज जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। और ये जो है रिड्यूस करता है कॉस्ट हमारी और स्पीड अप करता है प्रोसेस लैंडिंग का, ठीक है। और यूज़र के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वो कैसे उस मनी को यूज़ करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। ये टॉपिक भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। IREDA इसने रिसेंटली 453 करोड़ के जो है वो 7.7% इंटरेस्ट के जो है सेकंड इशू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स किए हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स नाम से ही पता लग रहा होगा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। तो ये लाइफ टाइम आपको इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो परपेचुअल बॉन्ड्स जो है इसमें होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कभी रिडीम नहीं होगी, ठीक है। और ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हो जाता है इशूअर के लिए। काइंड ऑफ ये आप इसको समझ लो इक्विटी की तरह, ठीक है। इन्वेस्टर्स को कभी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलता अनलेस इशूअर ही जो है वो बॉन्ड को बंद करने को ना कहे। तो इसमें इसलिए क्योंकि कभी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट मिलना नहीं है तो इसलिए इसको इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। और अगर इशूअर कभी बैंकक्रप्ट हो जाता है, ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड होल्डर्स को उनके पैसे क्रेडिटर्स के बाद मिलते हैं। बैंक्स जो है मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं परपेचुअल बॉन्ड्स को इंडिया में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया 8.6 एकर्स ऑफ ग्रीन कवर एट कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी बेंगलुरु में एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये जो साइट्स होती हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये लोकल इकोसिस्टम्स की, जो कि कंजर्व की जा रही हैं, मैनेज की जाती हैं बाय सोसाइटी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं इनकी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, रिचनेस ऑफ द वाइल्ड
डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ या इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, ये सब कंपोनेंट्स हैं इसके बायोडाइवर्सिटी रिच होने के। और फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं और वो आइडेंटिफाई करने के। रेयर या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं अगर वहाँ पर की स्टोन स्पीशीज़ हैं। और ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, कोस्टल, इनलैंड, मरीन इकोसिस्टम्स हर जगह फैले हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड होती हैं फ्रेम करने के लिए स्कीम्स को कंपनसेट करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स फ्रेम करती हैं, मैनेज करती हैं, कंजर्व करती हैं बीएचएस को। जो बीएचएस है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी एक्स्ट्रा नहीं आती है प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस पर और यूसेजेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ पर, अदर दैन दोज जो वॉलंटरली डिसाइड की जाती हैं उनके द्वारा। ओके, सो अगर हम देखें तो नालूर तामरिन ग्रोव बेंगलुरु का ये पहला डेजिग्नेटेड जो है इंडिया का बीएचएस था 2007 में, जिसको डिक्लेयर किया गया था। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is vultures and public health. This topic is important for your environment section. Vultures, which are often overlooked in discussions on pandemic preparedness, play a vital role in South Asia's public health by acting as nature's most efficient waste managers. So, as India's National Action Plan for Vulture Conservation ends, the next phase highlights vultures as vital for pandemic preparedness. By swiftly consuming carcasses, they reduce the risk of zoonotic disease spillover, and they also act as the first line of defense in disease surveillance and carcass management. So, conservation financing has not yet recognized vultures as cost-effective pandemic prevention tools, despite the fact that they're very important in this chain. For centuries, vultures have acted as nature's cleanup crew. India once had 40 million vultures, but since 1990s, numbers have plummeted by more than 95% because of the diclofenac, which is a very strong powerful painkiller. India's vultures are also part of the Central Asian Flyway. So, because it spans over 30 countries, it is used by millions of migratory birds, and they therefore link ecosystem and disease risk across the borders. So, CAF represents not just a biodiversity corridor but also a public health corridor. So, vulture protection is rarely integrated into One Health strategies. What is One Health strategies? Linking human, animal, and environmental health. Okay, infrastructure threats like electrocution from power lines and poisoning from toxic veterinary drugs remain largely unaddressed. So, what is the post 2025 vulture strategy for India? It focuses on 5 key pillars: nationwide satellite telemetry, decision support system, stronger cross sector coordination, transboundary collaboration, community stewardship. Okay, these measures would conserve vultures as keystone species. This approach shifts conservation from recovery to resilience. So, India has a unique chance to show how biodiversity conservation can also serve as pandemic prevention. So, the next topic is isobutanol blending with diesel. This topic is important for your science and tech section. So, government, after uh, the ethanol blending trials have failed, government is exploring isobutanol blending with diesel. Isobutanol is also called isobutyl alcohol. It's a clear, colorless liquid with a characteristic odor. It is only moderately soluble in water, very flammable. Vapors are heavier than air and they can spread unnoticed along the ground. Skin contact, ingestion, and inhalation by humans can be harmful for them, can even cause severe eye damage. Okay. It is used as a solvent in flavor, fragrance, pharmaceutical, and pesticide industries. It is also an approved food additive and also a naturally occurring. It is also naturally occurring in some foods. Isobutanol may be used as biofuel because, like ethanol, it can be manufactured from plants. It can be made from ethanol using fermentation processes. So, when compared to ethanol, isobutanol features a higher heating value. Isobutanol is less corrosive than ethanol and it is much less hygroscopic. Okay. So the next topic is Fast Track Immigration Trusted Traveler Program. This topic is important for our governance section. Recently, Home Minister has launched the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program at 5 more airports, which is an initiative to speed up the immigration clearing process. It is
available for not just Indian nationals but also foreign nationals holding OCI cards. It was first launched at the IGI airport in 2024 with the purpose of facilitating international mobility. So it has been implemented through an online portal. To enroll in this program, applicants must register online on the portal by filling in their details, and the biometrics of registered applicants are collected at the FRROs. So its validity is it is valid until the passport's expiry or 5 years. Till now, this facility has been started at 13 airports across the country. So the next topic is Scarborough Shoal. This topic is important for your international relations. Philippines has reacted strongly to China's announcement of establishing a nature reserve in South China Sea at the disputed Scarborough Shoal. So Scarborough Shoal is a disputed atoll in the South China Sea, claimed by both China and Philippines. China, which now refers to the shoal as Huangian Island, um, makes a historical claim to this area. Philippines claim this area on the basis of geography, and even as per the UN clause, it is considered within the Philippines exclusive economic zone. So these deep waters around this shoal make it a productive fishing area, which is the main cause of conflict between the two countries. So the next topic is All India Debt and Investment Survey. This topic is important for your economy section. So All India Debt and Investment Survey and Situation Assessment Survey of agriculture households are scheduled to be conducted next year. So what is All India Debt and Investment Survey? It is one of India's most significant surveys on household finance. Its origins go back to the All India Rural Credit Survey. Since then, NSO has conducted AIDS roughly every decade. This survey provides critical data on household indebtedness. Its findings are instrumental in shaping national accounts, assessing inequality in asset distribution. It is conducted by the National Statistics Office. So, what is Situation Assessment Survey of Agricultural Households? So, it was first launched in 2003. It is designed to assess the economic conditions of farming communities. It was expanded in 2013 to cover all agricultural households. It now provides comprehensive insights into the livelihoods of agricultural households. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Niti Aayog, researchers, financial institutions, they utilize this findings to shape policies and programs aimed at agriculture and rural development. So the next topic is decentralized finance. This topic is important for your economy section. So heightened concerns are there about the misuse of decentralized finance for illicit activities. Decentralized finance is an emerging financial system using blockchain and cryptocurrencies to enable direct transactions between individuals and businesses. So these platforms use a combination of existing blockchains, stablecoins, software, and hardware. They also offer financial products and services, enabling saving, investing, lending, remittance, insurance contracts. Transactions take place through smart contracts, open protocols, decentralized applications. A digital wallet is made, and they do not require any opening of a bank account or identity verification. It also reduces cost and speed up the process through the elimination of intermediaries. It also offers users more control over their money. So the next topic is perpetual bonds. This topic is important for economy section. IREDA has recently raised about 453 crore rupees at 7.7% per annum through its second issue of perpetual bonds. So perpetual bonds are a fixed income security that has no maturity date and theoretically pays interest forever. The perpetual bond means the issuer is under no obligation to redeem the principal amount at any point. These instruments represent a permanent source of capital for the issuer. It represents one of the purest forms of debt, which closely resembles equity. Investors do not receive the principal amount back unless the issuer opts to call the bond. So if the issuer goes bankrupt, so perpetual bondholders get paid after the creditors only. Banks are mostly the primary entities which issue perpetual bonds in India. So the next topic is biodiversity heritage sites. This topic is important for your environment section. Government has recently declared 8.6 acres of green cover at Cantonment Railway Colony in Bengaluru as a biodiversity heritage site. So these sites are rich biodiversity areas and are important components of local ecosystems which are being conserved and managed by the society. So they are unique ecosystems having rich biodiversity comprising of
any or more of the following components: richness of the wild as well as domesticated species or intraspecific categories, presence of rare and threatened species. Okay, they may spread over terrestrial, aquatic, coastal of and inland and marine ecosystems. State governments are empowered to frame schemes for compensating or rehabilitating any person or section of people economically affected by such notification. State governments, in consultation with the central government, may frame rules for the management and conservation of biodiversity heritage sites. The creation of BHS may not put any restriction on the prevailing practices and usages of the local communities, other than those voluntarily decided by them. Okay. In 2007, Nallur Tamarind Grove in Bangalore, Karnataka, was designated as India's first BHS. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.